हेलो स्टूडेंट, पिछले कई वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु के बारे में वर्णन करते आ रहे हैं। जो हम लोगों का क्लास 10 का तीसरा अध्याय है धातु एवं अधातु। तो आज इसका ये अंतिम वीडियो है, ये धातु एवं अधातु का। तो इसके पहले जो भी वीडियो बना है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि पूरा धातु अधातु हम लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग कम अभिक्रियाशील धातु एवं मध्यम अभिक्रियाशील धातु के बारे में वर्णन किए थे कि किस प्रकार इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार अधिक अभिक्रियाशील धातु, जो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है, उसको प्राप्त करने का विधि क्या है, किस प्रकार उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध धातु के रूप में। तो आइए इस वीडियो का हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूँ MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। तो अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्ष। तो अधिक क्रियाशील धातु क्या क्या हुआ, जैसे उस दिन बताए थे कि अधिक क्रियाशील धातु जैसे पोटासियम होता है, इसके बाद आपका आता है सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इस प्रकार जो अभिक्रियाशील धातु है ये अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु को हम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन के जो फॉर्म में होता है, धातु का जो धात्विक ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, सिर्फ उसको ऑक्सीजन को हटाकर ही हम लोग प्राप्त कर लिए थे। लेकिन अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है, इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन को हटाने से नहीं होगा। ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो अपचायक होता है उसको हटाया नहीं सकता, क्योंकि अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है। तो क्या पॉइंट में लिखे हैं, ये धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता है। मतलब उससे जो ऑक्सीजन का फॉर्म में रहता है, हम लोग ऑक्सीजन को हटाकर ही प्राप्त कर लिए थे क्या, स्वतंत्र धातु। लेकिन इस अत्यंत अभिक्रियाशील धातु को इस प्रकार इस विधि से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। 2 नंबर पॉइंट में ऐसा लिखे हैं कि विद्युत अपघटन द्वारा, किस विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड यानी लवण को ले लेते हैं, जो हम लोग साधारण नमक होता है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सोडियम का निष्कर्षण कैसे होगा, यानी सोडियम एक धातु है जो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, इसका निष्कर्षण कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे। और इसका जो निष्कर्षण होगा ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा होगा। किस विधि द्वारा होगा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा होगा। यह विद्युत अपघटन विधि होता क्या है इसको समझते हैं। ये हम लोग 2 रोल रही है, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड में हम लोग जानते हैं कि माइनस चार्ज होता है यानी ऋणात्मक होता है, और एनोड में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है यानी धनात्मक होता है। और इस जो बर्तन में हम लोग क्या लिए, इस बर्तन में हम लोग लिए सोडियम क्लोराइड, लेकिन एक गलित फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है। इसको गलाकर द्रव अवस्था में लिया जाता है ये सोडियम क्लोराइड को। अब ये कैथोड से और एनोड से जो तार गया है, जो वायर को रखा गया है, उसको यहाँ अगर सेल से जोड़ा जाता है यानी बैटरी से जोड़ा जाता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये जो सोडियम क्लोराइड का जो यहाँ विलयन है वो टूट जाता है। क्या टूट जाता है, सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। सोडियम में बन जाता है धनायन और क्लोरीन में बन जाता है ऋणायन। हम लोग जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, और इसका संयोजकता 1 है, इसका भी संयोजकता 1 है। ये धनायन बनाता है और ये क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके इलेक्ट्रॉन त्याग करना होता है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या हो गया कि सोडियम धनायन में और क्लोरीन ऋणायन में टूट जाता है। जैसे ही धनायन में टूटा, चूंकि कैथोड जो है वो माइनस है और एनोड जो है ये प्लस है, तो विपरीत आकर्षण होता है। हम लोग देख भी पाते हैं कि आस पड़ोस में कि विपरीत आकर्षण होता है, लड़का लड़की पर, लड़की लड़का पर फिदा होता है। उसी प्रकार इसमें भी है कि जो सोडियम है, ये मान लेते हैं कि लड़का है, तो ये जाएगा किधर, लड़की की तरफ यानी माइनस के तरफ। तो ये हो गया कैथोड, और ये है क्लोरीन, ये हो माइनस, ये आकर्षित होता है प्लस के ऊपर। तो ये जो सोडियम है ये कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, यानी कैथोड में
चिपक जाता है। ये कैथोड में क्या होता है, चिपक जाता है सोडियम, और ये क्लोरीन गैस एनोड में चला जाता है और वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या हो गया कि जो विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, सोडियम और क्लोरीन आयन जो है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोरीन फॉर्म में टूटा, क्लोरीन चला गया एनोड पर, क्योंकि वो प्लस फॉर्म में होता है एनोड और क्लोरीन होता है माइनस, तो चला जाता है एनोड फॉर्म में, और सोडियम जो धनायन बनाया वो चला गया कैथोड में यानी माइनस में। तो इससे ये हो गया कि सोडियम और क्लोराइड जो मिला हुआ था वो टूटकर एक सोडियम स्वतंत्र धातु के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार अत्यंत अभिक्रियाशील धातु जो है, जो लवण के फॉर्म में होता है अक्सर, तो ये क्या है, इसको इस प्रकार हम लोग विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया, पूरा क्लियर है। अब आते हैं धातुओं का परिष्करण। हम लोग धातु का समृद्धिकरण, फिर धातु का प्राप्ति के बारे में पढ़े। अब धातु जो प्राप्त कर लिए फिर भी कुछ स्लैग यानी कुछ अपद्रव्य जो धातु में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धातु को क्या करता है, दुर्बल करता है, इसलिए हमें उसे और शुद्ध करना होता है, प्योर बनाना होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, धातुओं का फिर परिष्करण करना है, यानी उसको पूरी तरह से प्योर बनाना है। तो ये पूरी तरह से जो प्योर बनता है यह किस विधि द्वारा बनता है, इसमें भी विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। लगभग इसी प्रकार की विधि फिर से अपनाया जाता है उस धातु को प्योर करने में, परिष्करण करने में। क्या किया जाता है, पहला बिंदु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु अपघटय घुलने लगता है। जैसे इस प्रकार अगर उस धातु में कुछ भी अपद्रव्य है यानी स्लैग है, यानी वो धातु को छोड़कर और जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको हटाना होता है, तो पहले क्या किया गया, तो विद्युत धारा प्रवाहित किया गया और अशुद्ध धातु अपघटय में क्या हो गया, घुलने लगता है। अब क्या हो गया, वो जो विलयन अपघटय जो है से शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर आ जाता है। जैसे ये यहाँ सोडियम आ गया था, ये कैथोड पर आ जाता है, यानी निक्षेपित होने लगता है, जमा होने लगता है, सतह पर चिपकने लगता है कैथोड पर। और अविलेय जो विलय नहीं है, वो जो अशुद्धि है, स्लैग है, वो एनोड पर निक्षेपित होता है, एनोड में जमा हो जाता है। इस प्रकार फिर हम लोग क्या किए, धातु का परिष्करण किए। इस प्रकार हम लोग प्योर धातु प्राप्त किए। अब आते हैं संक्षरण। हम लोग का किताब के एकदम लास्ट में है संक्षरण। संक्षरण जो जंग लगना, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में हम लोग के पहले संक्षरण के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ संक्षरण जो पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं फिर से दोबारा। धातु अपने आसपास, कोई भी धातु जो है वो अपने आसपास अम्ल हो, चाहे आर्द्रता हो, चाहे वायु हो, जब इसके साथ संपर्क होता है, अम्ल, आर्द्रता, वायु के संपर्क आता है तो संक्षरित हो जाता है। संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, संक्षरित हो जाता है। तो ये हो गया इस विधि, ये जो संक्षरित होता है इसे कहा जाता है संक्षरण। जैसे सिल्वर यानी ये जी जो चांदी है वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, काला हो जाता है। तो ये हो गया किसी धातु का संक्षरित होना। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। हरे रंग का क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कौन, ये कॉपर CO3 बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके। तो ये भी एक संक्षरण का उदाहरण है। आयरन जो है लोहा, ये आर्द्र वायु के संपर्क में आने से सतह पर भूरे रंग का परत पड़ जाता है। कोई लोहा देखिएगा रॉड, उसके ऊपर भूरे रंग का एक परत पड़ जाता है जिसे हम लोग जंग कहते हैं। तो वो एक क्या है, संक्षरण का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार धातु जो है अम्ल के साथ, आर्द्रता के साथ तथा वायु के साथ रिएक्शन करके संक्षरित हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षरण से बचने का उपाय। कोई धातु को जो संक्षरित हो जाता है तो इससे हम लोगों का बहुत हानि होता है, हम लोग का बहुत लॉस होता है, आर्थिक रूप से भी लॉस होता है और समय भी बर्बाद होता है फिर से दोबारा हम लोग उसे प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें किसी भी धातु को संक्षरित होने से बचाना है। लेकिन किस प्रकार बचाएंगे, क्या उपाय है कि किसी धातु को हम लोग संक्षरित होने से बचाए। तो आइए इस विषय में हम लोग जानते हैं कि धातु को संक्षरित होने से किस प्रकार बचाते हैं। कुछ बिंदु है जिसको अपनाकर हम लोग किसी धातु को संक्षरण से बचा सकते हैं। जैसे पेंट करना, अगर किसी
धातु है, जैसे लोहा है, लोहा को ऊपर पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं, पेंटिंग जो करते हैं हम लोग, जैसे ग्रिल में, दरवाजा में, खिड़की में जो रॉड होता है, जो लोहा होता है उसमें पेंट कर देते हैं, तो बहुत हद तक वो जंग लगने से बच जाता है, यानी संक्षारित होने से बच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तेल लगाना। तेल जैसे मोबिल लगाते हैं या कुछ इस प्रकार का तेलीय पदार्थ जो लगाते हैं किसी धातु के ऊपर, तो क्या होता है, वायु के संपर्क में नहीं आता है, जिससे वो क्या होता है, वो संक्षारित होने से बच जाता है। तो कुछ हद तक तेल लगाकर भी हम लोग पदार्थ को, धातु को बचा सकते हैं। ऐसा लेपन यानी गैल्वानीकरण, गैल्वानाइजेशन जो होता है अंग्रेजी में कहा जाता है, वो क्या है कि इस्पात या लोहा उसके ऊपर जस्ता का परत यानी जिंक का अगर परत चढ़ा दिया जाता है, जंग लगने से बचता है। इस विधि को कहा जाता है यशलेपन यानी गैल्वानीकरण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी आता है, एग्जाम में आने का बहुत चांस है। तो ये इस्पात या लोहे के ऊपर जो जस्ता का परत चढ़ा जाता है, इस प्रकार के विधि को यशलेपन कहा जाता है। इसके बाद क्रोमियम लेपन, कुछ ऐसे धातु हैं जिसके ऊपर अगर क्रोमियम का परत चढ़ा जाता है तो वो क्या होता है, वो संक्षारित होने से बच जाता है। और ये चमकदार भी होता है क्रोमियम, जैसे साइकिल का रिंग, बाइक का रिंग, इसके बाद आपका हैंडल जो होता है, ये जो बहुत ही चमकदार होता है। तो ये इसमें लोहे के ऊपर किसका परत चढ़ा हुआ होता है, क्रोमियम का। तो ये हम लोगों को ये एक विधि है जो किसी धातु को संक्षारित होने से बचाता है। मिश्र धातु बनाकर, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मिश्र धातु बनाकर, ये जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं धातु, अगर उसमें जंग लग जाता है तो कुछ ऐसा दो या दो से अधिक धातु को मिलाया जाता है और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। वो मिश्र धातु जो है संक्षारित होने से बच जाता है। जैसे इस्पात, ये इस्पात क्या है, लोहा, निकेल और क्रोमियम यानी Fe, Na और Cr का मिश्रण है। ये मिश्र धातु है, इससे क्या होता है, इस्पात में जंग नहीं लगता है, यानी संक्षारित होने से बच जाता है। जैसे पीतल है, हम लोग देखते हैं घर में रहता है पीतल का बहुत सारा बर्तन, तो उसमें क्या है, कॉपर है और जिंक का मिश्रण है। कांसा, जैसे हम लोग कांसा का थाली होता है, तो वो क्या है, वो कॉपर और टीन का मिश्रण है। तो इस प्रकार मिश्र धातु बनाकर भी धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग धातु एवं अधातु क्लास 10 का तीसरा अध्याय को पूरा पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोगों का ये लगातार 9 वीडियो आप लोग अगर देख लिए हैं तो जरूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर देख लें। और किसी भी प्रकार का कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस प्रकार के वीडियो का हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जैसे ही वीडियो अपलोड हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।